क्वेश्चन नंबर 11, यस क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, a company is engaged in manufacture of specialized sub-assemblies required for certain electronic equipment. Company envisages that in the forthcoming month, December 2012, sales will take a pattern in the ratio of 3:4:2 respectively of sub-assemblies ACB, MCB and DP. देखिए इस क्वेश्चन में जिस चीज का नाम सब असेंबली है ना, वो हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश गुड्स। तीन तरीके का प्रोडक्ट है हमारे पास, ACB, MCB एंड DP। फिर फॉलोइंग इज द शेड्यूल ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर। कंपोनेंट्स का मतलब है मटेरियल, तो जो इस क्वेश्चन में वर्ड है कंपोनेंट्स, उसका मतलब है मटेरियल। तो सब असेंबली यानी कि फाइनल प्रोडक्ट ACB, MCB, DP को एक तो सेलिंग प्राइस इनका पर यूनिट कितना है वो बता दिया, फिर कंपोनेंट रिक्वायरमेंट्स कितने बेस बोर्ड, कितना IC08, कितना IC12 और कितना IC26 चाहिए, और परचेज प्राइस पर यूनिट ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर 60, 20, 12 and 8. Then direct labor time and variable overhead required for each of the sub assembly are, each of the final product हमको बता दिया गया, labor hours per sub assembly, grade A के labor hours and grade B के labor hours and variable overheads per assembly, ये variable overhead per unit cost basically finished product की वो बता दिया, and direct wage rate per hour भी बता दिया। तो अभी तक हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि फाइनल प्रोडक्ट में जी 4 तरीके का मटेरियल चाहिए, तो एक यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट में कितना कितना मटेरियल चाहिए वो बता दिया, और पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट भी बता दी। ऐसे ही पर यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट में कितने लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, एंड वैसे ग्रेड ए एंड ग्रेड बी का वेज रेट पर आवर कितना है, और हमको फाइनल प्रोडक्ट के लिए एक और खर्चा करना है क्या, वेरिएबल ओवरहेड्स, वो पर यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट कितना कितना है वो भी बता दिया। लेबर वर्क्स 8 hours a day for 25 days in a month and the opening stock of sub assembly and components for December 2012 are as under। हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट और मटेरियल का कितना ओपनिंग स्टॉक है ये बता दिया। फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स अमाउंट टू सो एंड सो फॉर द मंथ एंड मंथली प्रॉफिट टारगेट ऑफ 12 lakhs has been set। Company is eager for a reduction of closing inventory for December 2012 of sub assembly and component by 10% of quantity as compared to opening stock। कह रहे हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री में 10% की रिडक्शन होगी एज कंपेयर टू ओपनिंग स्टॉक। तो हमारे पास जब ओपनिंग स्टॉक पता है तो हम इसका 10% माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, और ये बात सब असेंबली एज वेल एज कंपोनेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि फिनिश गुड्स एज वेल एज मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट फॉर दिसंबर 2012। हमको बताना है सेल्स बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू, फिर उसके बाद पूछ लिया प्रोडक्शन बजट, फिर कंपोनेंट यूसेज बजट, कंपोनेंट परचेज बजट एंड मैन पावर बजट। देखिए सेल्स बजट एक बार ही बन गया, उस वहीं से निकल कर आएगा प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट मतलब कितनी क्वांटिटी बनानी है, फिर प्रोडक्शन बजट बन गया, वहीं से कंपोनेंट बजट और मैन पावर बजट भी निकल कर आते हैं। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि मुझे पता करना है तीनों प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट्स और कितनी सेल वैल्यू, तीनों प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट्स बेचे जाएंगे, क्वांटिटी सोल्ड कितनी है, और सेल वैल्यू इन रुपी कितना है। एक बारी मैं चाहती हूं आप पूरे क्वेश्चन की फिर से एक बारी गो थ्रू कर ले, व्हाट ऑल डेटा इज अवेलेबल विद यू, एंड किसी को कुछ स्ट्राइक कर रहा है तो बताएंगे कि ऐसे हम सेल्स तक पहुंच सकते हैं। एक बारी जरा सोचिए, बस मैं आपको इतना हिंट दे रही हूँ कि ये सेल्स पैटर्न बताया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि सेल्स मिक्स है 3:4:2। हाउ कैन आई यूज दिस सेल्स मिक्स, एक बारी जरा सोच लीजिए। क्या किसी को कुछ स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पर?
मैम मार्जिनल कॉस्टिंग का सेल्स वाला फॉर्मूला लगा के। मार्जिनल कॉस्टिंग का सेल्स वाला फॉर्मूला कौन सा? सेल्स इन रुपी वाला? कौन से वाला? यस मैम। सेल्स इन रुपी, अच्छा, is equal to fixed cost plus profit divided by PV ratio. Do I have PV ratio available with me? और क्या ये मैम फाइन ही कर लेंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट हमें गिवन है, टारगेटेड प्रॉफिट। हाँ जी, ठीक है। मैम सेलिंग प्राइस भी गिवन है। सेलिंग प्राइस, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से मुझे फिर कॉम्पोजिट पीवी रेशियो रखनी पड़ेगी ना, मतलब। यस मैम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि सेल्स मार्जिनल, पैटर्न गिवन है। यस मैम, कॉम्पोजिट वाली। हाँ हाँ हाँ, सुनिए मेरी बात, मार्जिनल कॉस्टिंग का ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। लेट्स नॉट गेट इनटू कॉम्पोजिट वाला भी हेडेक क्या है। सिंपली एक चीज देखिएगा, आपको क्वेश्चन ना क्या बता रहा है, फिक्स्ड प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिलाकर क्या चीज बोलते हैं उसे हम? ओवरऑल कंट्रीब्यूशन। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 757 200 और प्रॉफिट कितना है? 12 लाख। तो मेरे पास ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आ रही है 1957 200, राइट। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन से क्या मतलब है? सभी यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन, और इस केस में तो हम बोल देंगे तीनों प्रोडक्ट्स की सभी यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन रहेगी। अब मुझे चाहिए पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे, फिर देखते हैं कि हम अपना काम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने हेडिंग डाली कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बट इधर वेरिएबल कॉस्ट स्कैटर्ड है जी, बड़ा बड़ा स्कैटर्ड है। ऐसा नहीं है कि एक ही फिगर है, सेलिंग प्राइस की तो चलो एक ही फिगर होती है, बट वेरिएबल कॉस्ट स्कैटर्ड है, इसलिए हमको थोड़ा डिटेल में काम शो करना पड़ेगा। आप फाइनल प्रोडक्ट यानी कि सब असेंबली का नाम लिखेंगे एसीबी, एमसीबी और डीबी। सबसे पहले बात करें जो कंपोनेंट कॉस्ट। कंपोनेंट कॉस्ट, कंपोनेंट भी चार आगे यूज होते हैं, मतलब रॉ मटेरियल जो है वो भी चार तरीके का यूज हो रहा है। सबसे पहले बेस बोर्ड। अब एक बेस बोर्ड का खर्चा है 60। एसीबी को कितने बेस बोर्ड चाहिए? एक। एमसीबी को कितना बेस बोर्ड चाहिए? इसको भी एक, और डीपी को भी, इसको भी एक, और एक बेस बोर्ड का खर्चा है 60। ठीक। फिर IC08, एसीबी को कितने IC08 चाहिए? 8, एमसीबी को 2 और डीपी को भी 2। और वैसे IC08 का एक यूनिट की परचेज कॉस्ट क्या पड़ती है? 20। सिमिलरली IC12, 12 एंड लास्ट में IC26। ये तो हो गई कंपोनेंट कॉस्ट। अभी भी और भी वेरिएबल कॉस्ट है जी। और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में भी आगे दो बातें हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। पर यूनिट ग्रेड ए के कितने लेबर आवर्स लगते हैं? 8, 6 एंड 4। और वेज रेट पर लेबर आवर ग्रेड ए में कितना है? 5। ग्रेड बी 16 आवर्स, 12 आवर्स, 8 आवर्स, और आर्ली वेज रेट कितना है? 4। ये हो गई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब वेरिएबल ओवरहेड्स भी हैं।
वेरिएबल ओवरहेड सीधा आपको पर यूनिट ही बताया हुआ है 36, 24 एंड 24. सो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. नाम दिया आपने ए. बता दें. कंपोनेंट, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड. 424. 424. ठीक है. हमको 288 288. ठीक है. सेलिंग प्राइस हमको गिवन है क्वेश्चन में 520, 500 एंड 350. ठीक है. तो आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा बी माइनस ए करके. हाँ जी. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 96, 130 एंड 62. सभी लोग पहुंच गए हैं यहाँ तक. Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है. ठीक है. तो आपने जो बताया कि मैम मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अब यहाँ पर एक तो ये तरीका है कि आप वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालें, जिसे हम कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलते हैं, क्योंकि सेल्स मिक्स हमको रिटेन रखना है. मतलब क्वांटिटी वाइज है वो सेल मिक्स, क्वांटिटी वाइज. तो एक तो ये तरीका है कि आप कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सोच लें. तो कितना सेल्स मिक्स हमको रखना है? 3:4:2 ना. तो 96 इंटू 3 हमने बेसिकली जो सेल्स मिक्स में क्वांटिटी की रेशियो है उसको वेट बना लिया. 130 इंटू 4 एंड 62 इंटू 2. और डिनोमिनेटर में सम ऑफ द वेट्स 3 प्लस 4 प्लस 2. कितना आ रहा है आपके पास? Ma'am, 103.55. एग्जैक्ट आ रहा है क्या ये? Ma'am, 103.5555 आगे जा रहा है. अच्छा अच्छा. ठीक है. अभी वैसे भी ना और भी ऑल्टरनेटिव है. ये 932 है और डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये? 3 प्लस 4 प्लस 2 9. तो 932 डिवाइडेड बाय 9 करके ये आ रहा है आपके पास 103.5556. बेसिकली कंपोजिट कंट्रीब्यूशन मैंने पर यूनिट क्यों निकाली है? क्योंकि आपने बोला था मैम सेल इन यूनिट्स आ जाएगा. सेल इन यूनिट्स आ जाएगा वही फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके. एंड वो आपके पास ये न्यूमरेटर पहले से निकला हुआ है. ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1957,200. 1957,200 कि अगर आप डिनोमिनेटर में 103.5556 रखते हैं या पूरी फ्रैक्शन रख लो, डिवाइडेड बाय 932 इंटू 9 कर लो. देखो एक बारी तो ये कितना आ रहा है? $18,900. 18,900 यूनिट्स. सभी के पास यही आ रहा है 18,900 यूनिट्स. Yes, ma'am. ठीक है. अब दिस इज कॉम्पोजिट सेल. मतलब इस 18,900 में कुछ यूनिट्स प्रोडक्ट एसीबी, कुछ यूनिट्स प्रोडक्ट एमसीबी और कुछ यूनिट्स प्रोडक्ट डीपी के हैं. किस रेशो में? 3:4:2 की रेशो में है. तो अब मैंने बता दिया कि यूनिट्स कितने कितने आ गए. एसीबी के यूनिट्स, एमसीबी के यूनिट्स और डीपी के यूनिट्स इसी 18,900 में कंटेन्ड हैं. किस रेशो में? जो हमको क्वेश्चन में सेल्स मिक्स दिया हुआ है 3:4:2. तो बता दें ये कितना कितना आ गया आपके पास? 6,300. हाँ जी. 8,400. हाँ जी. 4,200. 4,200. बिल्कुल ठीक बताया आपने. यही है हमारे पास क्वांटिटी सोल्ड. मतलब वही क्वांटिटी आ गई, यूनिट्स आ गए हमारे पास. ये तरीका है बिल्कुल जो आपने मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया. ठीक है. बताओ सभी को ये बात समझ में आई कि हमने कैसे फाइंड आउट किया है ये यूनिट्स? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. अब देखिए इस पॉइंट तक तो हमको काम करना ही था.
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक तो हमको काम करना ही था, इसके बियॉन्ड काम करने का एक और ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव ये कि आपको ये कॉम्पोजिट वाला काम नहीं समझ में आता, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि लेट यूनिट्स ऑफ एसीबी, एमसीबी एंड डीपीबी, जो उनका सेल्स मिक्स का रेशो है 3x, 4x एंड 2x रिस्पेक्टिवली। फिर आपने वो वाला कॉन्सेप्ट यूज किया कि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वो आपने पहले से निकाला हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। तो अब ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी? ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितनी आ जाएगी जी? एसीबी की है 3x यूनिट्स और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आती है, कितनी आती है पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इसके पास? 96। 4x इंटू 136 130 है एंड 2x इंटू 62, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आ गई है। तो ये चीज आपके पास 932x ही आती होगी, चेक कर लेना। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि यही ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रुपी वैल्यू में 1957 200 है, तो x कितना आ रहा है? $2100। x 2100 है, तो मैंने एसीबी के कितने, एसीबी की क्या अजम्पशन ली थी? मैंने एसीबी की अजम्पशन ली थी 3x की, तो एसीबी के कितने यूनिट्स हो गए? 3 इंटू 2100 वही 6300। एमसीबी के 4x के हिसाब से 8400 और डीपी के 2x के हिसाब से 4200। बात तो वही है, बात तो वही है। तो अगर आपको कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन वाला काम नहीं समझ में आता, तो आप सेल्स इन यूनिट्स का जो फॉर्मूला का कहां से निकल कर आया है? इसी कॉन्सेप्ट से निकल कर आया है दैट ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आपके पास फिक्स कॉस्ट इन रुपी है, आपके पास प्रॉफिट भी है, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को आप एक्स की टर्म्स में रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक, सभी को क्लियर हो गया ये क्या क्या वर्किंग्स की है? यस मैम। ठीक है, दिस वॉज ऑल वर्किंग नोट, जो भी चल रहा है ये वर्किंग नोट ही चल रहा है जी। दिस वॉज ऑल वर्किंग नोट। अब मेन सोल्यूशन पर है। क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर नॉट ओनली द क्वांटिटी टू बी सोल्ड बट ऑल्सो द रुपी वैल्यू, तो वो प्रॉपरली हम बजट फॉर्म में पेश करेंगे। दिस इज रिक्वायरमेंट फर्स्ट। ये आपसे मांग रहा था सेल्स बजट। पर्टिकुलर्स या प्रोडक्ट का नाम जो भी है, उसके कितने यूनिट्स हैं, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एंड देन सेल इन रुपी। प्रोडक्ट का नाम क्या है? एसीबी, उसके 6300 यूनिट्स हैं। एमसीबी उसके 8400 यूनिट्स हैं और डीपी उसके 4200 यूनिट्स हैं। सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 520, 500 और 350। तो यूनिट्स है 1 और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 2, तो 1 इंटू 2 करके सेल इन रुपी आ गया। 1 इंटू 2 करके सेल इन रुपी आ गया आपके पास। मैम 32,76,000। ठीक है, 42 लाख एंड 14,70,000। 14,70,000। और रुपी वैल्यू को अगर हम ऐड करें तो 89,46,000। ये है, हाँ जी, ये है हमारा सेल्स बजट। अब देखिए रुपी वैल्यू को ऐड कर सकते थे, वैसे तो ना यूनिट्स को एडेबल नहीं है इधर। खैर सेल्स मिक्स का केस था इसलिए चलो हम यूनिट्स ऐड करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपने काम ही ऐसे निकाला कि आपने पहले कॉम्पोजिट आपने एक यूनिट्स निकाले थे विच वॉज 18,900 और उस 18,900 को बांटा था आपने फिर ऐसे रेशो में। बट वैसे यूनिट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉट एडेबल। रुपी वैल्यू को ही हमको शो करना चाहिए एज एन एडेड फिगर। ठीक है जी, दिस वाज सेल्स बजट। अब सेल्स बजट से ही आगे हमारा प्रोडक्शन बजट निकल कर आएगा। रिक्वायरमेंट सेकंड, प्रोडक्शन बजट इन क्वांटिटी। प्रोडक्शन बजट मतलब हाउ मच इज द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, ये आपको बताना है इन क्वांटिटी ओनली।
इसमें कोई खर्चे या कोई वैल्यू की आपको टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ क्वांटिटी बतानी है, प्रोडक्शन बजट। तो अब आपने रोज बना दी, सॉरी कॉलम बना दिए, एसीबी, एमसीबी और डीपी के। आप चाहें तो रोज बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन कोई हार्ड एंड फास्ट तो होती नहीं। तो क्वांटिटी टू बी सोल्ड कैसे निकल कर आती है, पहले क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस कैसे निकल कर आती है, पहले क्वांटिटी सोल्ड, Plus close stock हाँ जी, हाँ जी, minus opening. सेल क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और आपके पास आ गई प्रोडक्शन क्वांटिटी। सेल क्वांटिटी आपके पास है 6300, 8400 एंड 4200। ओपनिंग स्टॉक भी आपके पास है, क्वेश्चन बता रहा है सब असेंबली का ओपनिंग स्टॉक 800, एमसीबी का 1200 और डीपी का 2800। और क्वेश्चन में ये बात बोली हुई थी आपको दैट क्लोजिंग स्टॉक इज 10% लेस एज कंपेयर टू ओपनिंग स्टॉक, है ना। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि इट इज ओपनिंग स्टॉक माइनस 10%। तो कितना बन गया ये 720, 1080, Yes, ma'am. और लास्ट वाला 2520. 2520। Zero. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी प्रोडक्शन क्वांटिटी 6220, 6380. 8280, 8280 एंड 3920। 3920। ठीक है, ये है आपका प्रोडक्शन बजट। इन क्वांटिटी पूछा था उन्होंने हमसे। हाँ जी, सभी को क्लियर है प्रोडक्शन बजट? Yes, ma'am. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बजटरी कंट्रोल चैप्टर ना सीए फाइनल की कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है। ठीक है, मैंने आपको कहानी बताई हुई है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम पर, मेरा क्लियर हो चुका था एंड आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टीचिंग। तो उनका जब एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपनी सर्टिफाइड आंसर कॉपी मंगवाई और उन्होंने मुझे बोला कि तू ही इसको सजेस्टेड आंसर से कंपेयर कर और मुझे बता मैंने गलती कहाँ की है। आई थिंक उनके कॉस्ट अकाउंटिंग में 30s में मार्क्स आए थे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो थे ग्रुप के उनमें क्लियर था, इनफैक्ट एग्रीगेट भी बन रहा था उनका। मेनली उनको तंग किया कॉस्ट अकाउंटिंग ने, एंड बाकी सारे सब्जेक्ट में मार्क्स भी ना ऐसे थे 50s में, ये वेरी क्लोज टू एग्जाम्शन, मतलब एग्जाम्शन भी नहीं आई, एग्रीगेट भी बन रहा था, कॉस्ट अकाउंटिंग डुबा गई। अब बहुत गलतियां थी उनके पेपर में, वेरी सिली मिस्टेक्स। बट जो मेन गलती मेरे को पिंच की ना, वो क्या पिंच की, क्योंकि हमको बचपन से रट्टे लगे होते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग माइनस होता है। तो बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन था एंड व्हाट ही डिड वाज सेल प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और उसके हिसाब से उन्होंने प्रोडक्शन क्वांटिटी निकाल दी। प्रोडक्शन क्वांटिटी गलत हो गई, प्रोडक्शन क्वांटिटी के बेसिस पे ही कंजम्पशन बजट गलत हो गया, परचेज बजट गलत हो गया, मैन पावर बजट, जो भी पूरा लेंथी क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन था वैसे वो। तो मैंने उनको इतना बोला कि देख भाई, बाकी पेपर में गलतियां हैं, बट अगर ये गलती अवॉइड हो जाती ना तो 40 नंबर बन सकते थे और पास हो जाता, तेरा पूरा ग्रुप क्लियर हो जाता। ये गलती अगर ना होती ना, मैं कह रही हूँ बाकी सारी गलतियां होंगी बेशक, बट ये गलती मेरे को ही ऐसे हो गया था कि मैं किसी तरह उड़ के उसके पास पहुंचू और चांटा लगा दूं कि ये क्या गलती की है। दिस इज वॉट नर्वसनेस मेक्स यू डू इन एग्जाम। ये होता है, क्या उसको नहीं पता होगा कि ये गलत काम है? क्या उसको नहीं पता कि सेल में ऐड करना है तो क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है और ओपनिंग माइनस करना है? बट नहीं, जल्दबाजी कह लो या नर्वसनेस कह लो, वट एवर इट इज, उस टाइम पर मेंटल जो कंडीशन होती है ना वो अलग ही होती है। तो आप लोग भी सोचोगे, मेरे लिए भी कहना आसान है कि बड़ी बेवकूफी वाली गलती है, बट मैं इन जनरल आपको बता रही हूँ कि आपकी एक ऐसी छोटी सी मिस्टेक कैन कॉस्ट यू वेरी मच। एंड अनफॉर्चुनेटली वो फ्रेंड का आज तक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ही हैड ड्रॉप्ड सीए। एंड देखा जाए ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उनको दुनिया जहाँ की नॉलेज है, मतलब मैं ये बोलूंगी मेरे नाम के आगे सीए लगा है, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं है जितनी उनको है। इनफैक्ट मैं उनसे आज की डेट में भी टैक्स एडवाइस लेती हूँ, मुझे कुछ पूछना है मैं उनसे पूछूंगी इस चीज के बारे में, इसी फील्ड के बारे में, मतलब दुनिया जहाँ की नॉलेज है उनको कुछ भी पूछ लो, टैक्सेशन का, जीएसटी का उनकी टिप्स पे होगा, उनको ऑडिटिंग का कुछ पूछ लो, ही हैज वेरी मच एक्सपीरियंस, बट पेपर नहीं क्लियर हुए। तो ये होता है,
वैसे क्या, इससे क्या पता चलता है, मार्क्स आर नॉट द ट्रू जज ऑफ नॉलेज, ठीक है। बट अब क्या करें, अब नाम के आगे सीए लगाना है तो मार्क्स तो चाहिए ना, और मार्क्स कैसे आएंगे, तैयारी करके और पेपर के टाइम पे अपने आप को रिलैक्स करके। बस मेरा यही मैसेज था, प्लीज ऐसी गलतियां ना हो, इसलिए बिल्कुल कूल माइंड रखो, काम माइंड रखो। और वो कूल एंड काम माइंड कब होगा, जब आप एग्जाम कंडीशंस ऑलरेडी फेस करते हैं, मतलब आप मॉक टेस्ट देते हो जब, ठीक है। तो जब आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे ना, आपको देने ही देने, आपको वो अवॉइड नहीं करना। अक्टूबर के टाइम पे आपको ये नहीं सोचना कि यार मुझे लपेटे में ना बहुत कुछ लेना, मेरा ये सिलेबस रहेगा, मेरी ये रिवीजन रहेगी। टेस्ट तो फॉर्मेलिटीज होते हैं, छोड़ो ना टेस्ट, टेस्ट में तो टाइम वेस्ट है, टेस्ट को कभी टाइम वेस्ट मत समझना, क्योंकि वही टेस्ट से आपको थोड़ा सा एग्जाम को बेटर हैंडल करने का एक हेल्प मिल जाती है, ठीक है। चलिए चलिए, कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी आपके पास प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स की। अब थर्ड रिक्वायरमेंट है आपके पास कंपोनेंट यूसेज बजट इन क्वांटिटी। कंपोनेंट यूसेज मतलब मटेरियल कंजम्पशन बजट, कंपोनेंट यूसेज बजट। सिर्फ क्वांटिटी की बात करनी है, कोई खर्चों की आपको बात नहीं करनी। अब देखिए किस चीज का बजट बना रहे हैं, कंपोनेंट का ना, तो मैं अब कंपोनेंट का कॉलम बना रही हूँ। वैसे किसका क्या कॉलम बनाना है, क्या रोज बनानी है, वैसा कुछ नहीं है, बट स्टिल मैंने यहाँ पर रखा सब असेंबली का नाम, और फिर मैंने रखा कंपोनेंट का नाम, और मैंने बीच में ये भी डाल दिया प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी है सब असेंबली की। और फिर कंपोनेंट कौन कौन से हमारे पास, देखिए कंपोनेंट्स हमारे पास चार हैं, बेसबोर्ड, IC08, IC12 एंड IC26। ये फॉर्मेट बना ले। हाँ जी, सब असेंबली मतलब फाइनल प्रोडक्ट ACB। इसके हमको कितने यूनिट्स बनाने हैं, 6220। तो जितने यूनिट्स बनाने हैं, हमारा मटेरियल भी तो उसी हिसाब से कंज्यूम होगा ना। तो क्वेश्चन ही बता रहा है एक यूनिट ऑफ ACB को बेसबोर्ड एक ही चाहिए, ठीक है। तो 6220 को 6220 बेसबोर्ड चाहिए। IC08 कितना चाहिए, 8 यूनिट्स, 6220 इंटू 8। IC12 4, IC26 2। कर ले मल्टीप्लाई। Ma'am, 49,750, 24,880 and 12,440. ठीक है जी। ऐसे ही MCB की बात करें, उसके हमको कितने यूनिट्स बनाने हैं, 8280। जी 16,560, 16560, हाँ जी, और 82,800 और 49680. 49680, ठीक है। DP Ma'am, 7,840, हम्म, 15,680, 15680, और फिर 13660, 3,1,360. 31360. ठीक है जी, ठीक है। बस, और तो कोई कंपोनेंट नहीं है और कोई सब असेंबली नहीं है। ये आ गई आपके पास टोटल यूसेज। टोटल यूसेज बेसबोर्ड की टोटल यूसेज क्या है, बेसबोर्ड की टोटल यूसेज 8900, चेक कर लो,
6220 plus 8280 plus 3920 18420 18900 तो हमारी क्वांटिटी सोल्ड का सम था ना सब कुछ ये ये इसमें वो गलत अमाउंट देख ली थी। हाँ जी 49760 plus 16560 plus 7840 74160 Then ma'am 12360. लास्ट का है 9348 और मिडल में ये जो रह गया 12 कितना बता रहे हैं आरती 3360. ओके 123360 ठीक है। ये है हमारा कंपोनेंट यूसेज बजट, कितना कंपोनेंट यूज होना है। क्वांटिटी चाहिए थी, हमने इनको क्वांटिटी बता दी। नाउ कमिंग टू रिक्वायरमेंट फोर्थ, कंपोनेंट परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू। अब आपको कितना परचेज करना है और कितनी कॉस्ट पर परचेज करना है, वैल्यू भी पूछ ली। कंपोनेंट परचेज बजट, कंपोनेंट परचेज बजट जी। कंपोनेंट परचेज की शुरुआत कंपोनेंट कंजम्पशन से ही होती है, कंपोनेंट यूसेज से ही होती है, पर्टिकुलर्स। और अब आप कंपोनेंट के नाम लिख डालो, बेसबोर्ड, IC08, IC12 और IC26। पहले तो आपने लिखी यूसेज जो अभी अभी आपने फाइंड आउट की 18420, 74160, 123360 और 93480। बताओ यूसेज से परचेज तक कैसे पहुंचना है, यूसेज से परचेज तक कैसे पहुंचना है बताएं। यूसेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हाँ जी, यूसेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, आपके पास आ जाएगी परचेज क्वांटिटी। अब ओपनिंग स्टॉक तो आपके पास गिवन है ही 1600, 1200, 6000 और 4000। एंड इस केस में भी क्लोजिंग स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक माइनस 10%। तो 14440 1440 10 ठीक लिखा है ना। वन एट टू कितना आ जाएगा ये 60. 1860 ठीक है। Then 74040. 74040 ठीक है, मैम लास्ट का 93080. ठीक है, 122760। ठीक है। तो ये है परचेज क्वांटिटी। क्वेश्चन ने आपसे वैल्यू भी पूछी है तो मल्टीप्लाई कर दो इसे परचेज प्राइस पर यूनिट के साथ। एक बेस बोर्ड कितने का पड़ता है 60 का, IC08 20 का, IC12 12 रुपए का, 26 8 का। तो आपके पास परचेज कॉस्ट इन रुपी आ गया। मैम लास्ट 095600. 744. लास्ट का कितना बता रहे हैं? 744640. हाँ जी आरती बताएं। फर्स्ट 1095600. ठीक है, सेकंड 1480800. ठीक है, Then 1473120. 20 3120 ठीक है। अब टोटल बता दे, बिकॉज रुपी वैल्यू तो एडेबल होती है ना कि टोटल परचेज कॉस्ट कितनी आ रही है सबकी मिलाकर। और कुछ नहीं ऐड कर सकते थे, मैं बेसबोर्ड के कंपोनेंट्स IC08 के साथ नहीं ऐड कर सकती थी, यूनिट्स एडेबल नहीं थे, बट रुपी वैल्यू एडेबल होती है। कितनी आ रही है? 479416. ओके जी 479416 ये है हमारा कंपोनेंट परचेज बजट।
पूछना है यहां तक तो बता दें, फॉर ऑल 4 रिक्वायरमेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं तो बता दें। चलिए, लास्ट रिक्वायरमेंट, मैन पावर बजट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल। आपको नंबर ऑफ वर्कर्स भी बताने हैं और अमाउंट ऑफ वेजेस बतानी है। मैन पावर बजट, जी लेबर बजट हम पहली बार बना रहे हैं, बट बनेगा कैसे? मुझे क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड पता है और मुझे ये भी पता है कि एक यूनिट को कितने आवर्स चाहिए, ग्रेड ए के भी ग्रेड बी के, तो वो क्वांटिटी प्रोडक्शन के लिए कितने टोटल आवर्स चाहिए होंगे डिवाइडेड बाय एक इंसान के पास कितने आवर्स हैं, तो नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएगा। जरा देखते हैं कैसे काम करना है मैन पावर बजट का। रिक्वायरमेंट 5, मैन पावर बजट। इसके लिए आपने रखा सब असेंबली का नाम, उसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी है, फिर आर्स के लिए ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। जी सब असेंबली ए सी बी, इसके कितने यूनिट्स आप बना रहे हैं? 6220, और एक यूनिट को ग्रेड ए के कितने आवर्स चाहिए? 8 घंटे। 6220 इंटू 8, और ग्रेड बी के 6220 इंटू 16। मैम लास्ट वाला आ रहा है 99520। ठीक है, मैम 497 49760। ठीक है। ऐसे ही एमसीबी, टोटल यूनिट्स बनाने हैं 8280। एक यूनिट को चाहिए ग्रेड ए के 6 घंटे और ग्रेड बी के 12 घंटे। 49680। 496 99360 99360। फिर डीपी 4 घंटे और 8 घंटे। 31360। 15680 एंड कितना बता रहे हैं? 31360। 31360। ये टोटल आवर्स, अगेन ग्रेड ए के ही आवर्स हमने निकाले ना, टोटल आवर्स रिक्वायर्ड, टोटल आवर्स। मैम सेकंड वाले ग्रेड के 230240। 230240 एंड ग्रेड ए का 115120। 115120। ठीक है, डिवाइड कर दे इसे वर्किंग आवर्स पर पर्सन या पर एम्प्लॉय, पर वर्कर। अब ये वाला सारा काम आप मंथली बेसिस पर कर रहे हैं। जो बजट बना रहे हो 1 महीने का बना रहे हो, ध्यान में देख लो, जो इंफॉर्मेशन है 1 महीने की है। इन्होंने बताया लेबरर्स वर्क्स फॉर 25 डेज इन अ मंथ फॉर 8 आवर्स अ डे। मिल गई इंफॉर्मेशन सभी को? ये बात Yes, लिखी हुई क्वेश्चन में, ये रही। यस मैम। तो एक इंसान के पास पूरे महीने के वर्किंग आवर्स कितने हैं? 25 इंटू 8 करके 200। दूसरी तरफ भी 200 आ जाएगा। तो टोटल वर्किंग आवर्स रिक्वायर्ड है डिवाइड बाय वर्किंग आवर्स पर वर्कर, तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितना आ रहा है? 575.6। 575 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो राउंड अप भी करना पड़ेगा ना। 1152। 1152। तो नंबर ऑफ वर्कर्स अगर पॉइंट्स में आ भी रहा है, राउंड अप भी करोगे ना। ये तो नहीं एक वर्कर को, आखिरी वर्कर को बोल दोगे कि अपनी बाजू घर पे छोड़ाना, सिर्फ टांगे ले आना, टांगों का काम है तुम्हारा, ऐसा तो नहीं है। वर्कर हायर करोगे तो पूरा पूरा वर्कर हायर करोगे, तो पॉइंट्स में तो नंबर ऑफ वर्कर्स को आप ले नहीं सकते हो। ठीक है, अब वेजेस कितनी देनी है जी? वेजेस फॉर द मंथ पर वर्कर। सिंपली एक वर्कर से आप 200 घंटे का काम निकलवाओगे, और पर आवर वेज रेट कितना है?
5. 5. तो एक वर्कर को एक महीने की 1000 रुपया दोगे और ग्रेड बी में 4, यानी कि ग्रेड बी के एक वर्कर को पूरे महीने का 800 मिलेगा. अब डजंट मैटर कि जी आखिरी वर्कर है, थोड़ा सा खाली बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेजेस तो उसको पूरी पूरी दोगे ना, हायर कर रहे हो तो पूरी पूरी वेजेस दोगे. तो टोटल वेजेस कितनी आ गई? नंबर ऑफ वर्कर्स को नाम 5,76,000. 9,21,600. 5,76,000 and 9,21,600. क्योंकि ये एक रुपी वैल्यू है तो रुपी वैल्यू को एडेबल बनाया जा सकता है. टोटल वेजेस कितनी आ गई? 14,97,600. 14,97,600. ठीक है, ये है हमारा मैन पावर बजट. ये है हमारा मैन पावर बजट. तो यहां पर क्वेश्चन ने हमसे पहले नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा था और फिर उस हिसाब से ही हमने वेजेस बताई है. अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली काम करोगे ना कि टोटल आज तो 115120 है और फिर टोटल वेजेस कितने दोगे, इसको इंटू 5 कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आ रहा है कि लास्ट वाले वर्कर को आप प्रोपोर्शनल वेजेस ही दे रहे हो, उसको पूरी वेजेस नहीं दे रहे हो, जो कि बात गलत हो जाएगी. इस क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली आपसे नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा है, मतलब आप सभी वर्कर्स की कंप्लीट वेजेस ही निकाल के बताओगे. ठीक है, डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर मत कर देना. इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट. अब एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट ज्यादा से ज्यादा इसी क्वेश्चन को कंप्रेस करके भी पूछ सकते थे. आपको सेल क्वांटिटी बता दी होती और आपसे फिर पूछ लिया होता कि परचेज आपका प्रोडक्शन बजट क्या है, परचेज बजट क्या है, वो सब तो पूछ ही सकते थे. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? मैम ये लास्ट रिक्वायरमेंट एक बार ये समझा दो. लास्ट रिक्वायरमेंट ये मैन पावर बजट. यस मैम, ये इतना समझ नहीं आया. आपको देखो एक यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो. यस मैम. ठीक है, तो अब ये बात है कि एसीबी के कितने यूनिट्स बनाने हैं आपने, कितना निकाला हुआ था आपने? 6220. एमसीबी के 8280 और डीपी के 3920. अब एक यूनिट को 8 घंटे लगते हैं तो 6220 को कितने आवर्स लगेंगे, ऐसे ही 8280 को कितने आवर्स लगेंगे, ऐसे ही 3920 को कितने आवर्स लगेंगे. तो टोटल में करके मेरे पास आ गया कि ग्रेड ए के आखिर कितने आवर्स की रिक्वायरमेंट है, कितने लेबर आवर्स. लेबर आवर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल इनटू नंबर ऑफ आवर्स करके. तो टोटल लेबर आवर्स कितना है ये मुझे पता चल गया. टारगेट इतना काम करवाना है जी, इतने घंटे काम करवाने. बताओ ये 115120 की कैलकुलेशन आपको क्लियर है कि कैसे आई है? यस मैम. ठीक है. अब क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर नंबर ऑफ वर्कर स्पेसिफिकली. क्वेश्चन ने आपसे पूछा कितने वर्कर हायर करने पड़ेंगे. ये तो आ गया कि कितने आवर्स काम करवाना है, इसके लिए कितने लोग हायर करने पड़ेंगे. हमने बोला कि एक इंसान हायर करते हो तो वही तो सारा काम नहीं करेगा ना, क्योंकि ये है मंथली फिगर. और एक इंसान एक मंथ में कितने घंटे काम कर सकता है? 200 आवर्स काम कर सकता है. तो कितने टोटल इंसान हायर करने पड़ेंगे. मैंने टोटल आवर्स रिक्वायर्ड को डिवाइडेड बाय कर दिया आवर्स पर पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन आ गया 576. बताओ ये भी क्लियर है? यस मैम. और फिर क्वेश्चन ने आपसे वेजेस पूछी थी, तो एक इंसान को वेजेस कितने देनी है? 1000 की. तो 576 लोगों को कितने वेजेस देनी है? 5,76,000 की. अब बताओ एग्जैक्टली किस चीज में प्रॉब्लम है? मैम क्लियर है. वृत्ति आपको? यस मैम क्लियर है. ओके ओके. अब मुझे बताओ सीक्वेंस के हिसाब से क्या हम क्वेश्चन नंबर 14 टेकअप कर सकते हैं? मतलब 13 तक सारा काम हम कर चुके हैं. चेक कर लो एक बारी. यस मैम. ओके, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 14. Please come to question number 14. Concord Limited manufactures 2 products using 2 types of materials and 1 grade of labor. 2 मटेरियल है बट लेबर एक ही है.
Shown below is an extract from company's working papers for the next month budget. प्रोडक्ट ए और बी आपको बता दिया, बजटेड सेल इन यूनिट्स बता दिया, फिर बजटेड मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट इन केजी बता दिया, एंड स्टैंडर्ड लेबर एज अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बता दिया. ठीक है. मटेरियल एक्स एंड वाई कॉस्ट 4 and 6 पर केजी एंड लेबर आर पेड 25 पर आवर. तो मटेरियल की कॉस्ट पर केजी एंड वेज रेट पर आर भी आपको गिवन है. Overtime premium is 50% and is payable if a worker works for more than 40 hours a week and there are 180 direct workers. ठीक है. Target productivity ratio या efficiency ratio for productive hours worked by direct workers in actually manufacturing the product is 80%. Efficiency ratio 80%. क्या मतलब मुझे कोई efficiency ratio का फॉर्मूला बता सकता है? एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स. बिल्कुल ठीक है. एफिशिएंसी रेशियो 80% है. फिर अच्छा, तो बेसिकली ना हमको यहाँ पर ये स्टैंडर्ड आवर्स की इंफॉर्मेशन है. यूजिंग एफिशिएंसी रेशियो हम एक्चुअल आवर्स पर आने वाले हैं. अल्टीमेटली एक्चुअल आवर्स वर्क डे होता है. जहां पे भी एफिशिएंसी की बात है, एक बार जरा ना लेबर का कॉन्सेप्ट याद करना. लेबर में ये एक्चुअल आवर्स वर्क डे होता है जहां पे भी हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने ये बात सीखी हुई थी. फिर इन एडिशन नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज बजटेड एट 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स वर्क. इस लाइन पर भी हम आ जाएंगे. देयर आर 4 5-day वीक्स इन द बजटेड पीरियड. 4 हफ्ते हैं और हर हफ्ते में 5 दिन है, यानी कि बजट पीरियड पूरा बन रहा है 20 डेज का. 4 5-week पीरियड्स है. 4 5 days वीक्स है हमारे पास यहाँ पर, है ना. And it is anticipated that sales and production will occur evenly throughout the whole period. It is anticipated that stock at beginning of the period will be product A and B, material X and Y, and anticipated closing stock for budget period are as below product A and B and X and Y. Requirement में calculate material purchase budget and wages budget for direct workers showing quantity and value for the next month. आपको एक महीने का ही काम बताना है. मतलब भाई एक महीने का काम मतलब यही 4 5-day वीक्स. 5 दिन का एक हफ्ता, तो आपको 4 हफ्ते का काम बताना है. मटेरियल परचेज बजट एंड ऑल्सो दी वेजेस बजट, दोनों ही क्वांटिटी वाइज भी और वैल्यू वाइज भी. अच्छा, मैं अगर आपसे मटेरियल परचेज बजट की बात पूछूं, क्या डायरेक्टली मटेरियल परचेज बजट बन सकता है? जी सोचो जरा. एकदम से मैं शुरू कर दूं, मटेरियल परचेज बजट की हेडिंग डाल दूं, पॉसिबल है? नो मैम. तो क्या काम पहले करना पड़ेगा? मटेरियल परचेज फाइंड करना पड़ेगा. मटेरियल परचेज फाइंड करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, वही मैं पूछ रही हूँ. प्रोडक्शन सेल्स है, प्रोडक्शन बजट बना के उससे हम बस जितने प्रोडक्शन हुई है वो निकाल देंगे. हाँ जी, उससे मटेरियल फाइंड कर लेंगे. हाँ जी, हाँ जी. मतलब सेल इन यूनिट्स हमको गिवन है, सेल बजट गिवन है. सेल बजट से हम प्रोडक्शन बजट पर आएंगे, मतलब क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड पता करेंगे. क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड से हम पहले मटेरियल कंजम्पशन पर पहुंचेंगे और मटेरियल कंजम्पशन से फिर स्टॉक्स एडजस्ट करके हम मटेरियल परचेज पर पहुंचेंगे. ऐसे हमको काम करना है. मतलब प्रोडक्शन बजट पहले बनाना बहुत जरूरी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड आप बना रही हैं प्रोडक्शन बजट. हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए एंड बी. सबसे पहले इनकी सेल क्वांटिटी 2400 एंड 3600. इसमें ऐड करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करना है ओपनिंग स्टॉक. तो आपके पास प्रोडक्शन क्वांटिटी आ जाएगी. जी, ओपनिंग स्टॉक प्रोडक्ट ए का 400 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी का 200 यूनिट्स. फिर क्लोजिंग स्टॉक पर आएंगे. प्रोडक्ट ए 4-day सेल. 4-day सेल, देखिए ये लाइन लिखी हुई ना क्वेश्चन में कि सेल्स एंड प्रोडक्शन विल अकर इवनली थ्रू आउट द होल पीरियड. मतलब पूरे पीरियड में 20 दिन है, तो हर रोज एक जैसी ही सेल, एक जैसे ही हमारी प्रोडक्शन चलती है.
तो अगर 20 दिन की सेल है, ये 2400 इज 20 दिन की सेल, तो 4 दिन की सेल कितनी होगी? 480. और प्रोडक्ट बी में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 900. 7. तो प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी कितनी आ गई? 2480. 2480, 4300. 4300। ठीक है जी, ये है प्रोडक्शन बजट। इसके बाद हम मटेरियल बजट की बात करेंगे। पहले यहां तक का काम कर लें। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इधर ना क्वेश्चन ने नहीं बोला कि मटेरियल कंजम्पशन बजट अलग बनाओ और मटेरियल परचेज बजट अलग बनाओ। पहले के क्वेश्चन में सेपरेट रिक्वायरमेंट्स हुआ करती थी, हमने प्रेजेंटली सेपरेटली किया था। अब यहाँ पे इन्होंने सेपरेट रिक्वायरमेंट नहीं पूछी, तो हम मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेज बजट इकट्ठा बना रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन से ही परचेज निकल कर आता है। तो मैंने इकट्ठी हेडिंग दे दी, मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेज बजट। मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेज बजट। पर्टिकुलर्स, प्रोडक्शन क्वांटिटी, फिर मटेरियल के नाम, मटेरियल एक्स एंड वाई, मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई। ठीक। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या है? प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए के हम कितने यूनिट्स बनाने वाले हैं? 2480। और कंजम्पशन पर यूनिट कितनी है, कितने केजी है? मटेरियल एक्स की 5 और मटेरियल वाई की 4। तो 2480 इंटू 5 एंड 2480 इंटू 4। ऐसे ही प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट बी, सॉरी प्रोडक्ट बी, कितने यूनिट्स हम बना रहे हैं? 4300। 4300 इंटू मटीरियल एक्स का 3 और मटीरियल वाई का 6। मैम फर्स्ट में पहले 400 एंड 9920. ठीक है, 12900. 12. हाँ जी हाँ जी, 21500. 25,800. ठीक है। ऐड कर दे, ऐड कर दे और आपके पास आ जाएगी टोटल कंजम्पशन। टोटल कंजम्पशन सेकंड की 35720. 35720 टोटल कंजम्पशन 25300. 25300। तो मटेरियल कंजम्पशन हमारे पास आ चुकी है। अब कंजम्पशन में ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास परचेज क्वांटिटी आ जाएगी। इसी में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक 1000 kg एंड 500 kg। क्लोजिंग स्टॉक 10 डेज कंजम्पशन। देखिए टोटल कंजम्पशन है 25,300 और ये 20 दिन की कंजम्पशन है, तो 10 दिन की क्या होगी? 12650. 17860. ठीक है, ये कितना बताया आपने मुझे? 17860. इधर 6 डेज की है ना? मैम 10716 आ रहा है. 10716। ठीक है। परचेज क्वांटिटी कितनी आ गई? मैम 45936 लाख. 5936
36950. हाँ जी, तो ये है परचेज क्वांटिटी। तो क्वेश्चन ने आपसे मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू पूछा था, तो मल्टीप्लाई ऐसे कर दो परचेज प्राइस पर केजी के साथ, सो दैट आपके पास परचेज वैल्यू या परचेज कॉस्ट इन रुपी आ रही है। टेबल के नीचे इन्होंने बताया हुआ है मटेरियल एक्स एंड वाई 4 and 6 पर केजी। 147800. 275616. एंड क्योंकि ये रुपी वैल्यू है, रुपी वैल्यू कैन ऑलवेज बी एडेड, तो टोटल परचेज कॉस्ट कितनी आ रही है? 423416. हाँ जी, दिस वाज मटेरियल परचेज बजट। इसमें किसी को कोई डाउट? मैम पहले क्वांटिटी निकालनी थी, उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट करनी थी, क्वांटिटी परचेज क्वांटिटी निकल जानी थी। हाँ जी, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब क्वेश्चन ने आपसे वेजेस बजट भी पूछा हुआ है। देखिए इधर क्या है ना कि वैसे एक ही ग्रेड ऑफ लेबर है, तो हम चाहते हैं तो शायद इधर एक ही कॉलम देखते हैं बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बिकॉज एक ही ग्रेड ऑफ लेबर है और इन्होंने जो भी ये वाला डेटा दिया ना, एफिशिएंसी एंड ये नॉन प्रोडक्टिविटी वाला, ये बेसिकली जो भी डेटा है ये कॉमन है, मतलब प्रोडक्ट ए में भी यही बात, प्रोडक्ट बी में भी यही बात, तो एक कॉलम इधर बन सकता है क्योंकि एक ही ग्रेड ऑफ लेबर है, तो इधर एक ही कॉलम बन सकता है। जैसे मटेरियल दो अलग अलग थे तो हमने दो अलग कॉलम बनाए थे, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्शन क्वांटिटी, एंड सीधा आपने लिख दिया आर्स। प्रोडक्ट ए कि कितने यूनिट्स हम बना रहे हैं, 2480, और एक को कितना चाहिए, टेबल ने बताया था 3 घंटा। प्रोडक्ट बी 4300 यूनिट्स बना रहे हैं और एक को कितना चाहिए, 5 घंटा। Product B का 21500. A का 7440. तो ये आपके पास टोटल स्टैंडर्ड आवर्स आ रहे हैं, ये आपके पास टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, बिकॉज जो भी आपने ये 3 and 5 यूज किया है ना, इसके बगल में वर्ड स्टैंडर्ड आवर्स है, स्टैंडर्ड आवर्स, तो टोटल स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए? 28940. 28940। नाउ क्वेश्चन है आपको कुछ एक एफिशिएंसी रेशो बताई हुई है, एफिशिएंसी रेशो फॉर प्रोडक्टिव आवर्स वर्कड, मतलब आवर्स वर्कड के रिस्पेक्ट में एफिशिएंसी निकल कर आ रही है 80%। कहने का क्या मतलब है, एफिशिएंसी इज अ कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो स्टैंडर्ड आवर्स कुछ अलग थे, बल्कि असली में हमने यहाँ पे एफिशिएंसी तो 100 के बिलो है, मतलब असली में हमने ज्यादा टाइम लिया। तो मुझे पता करना है आप एक्चुअल आवर्स वर्कड या एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। बेसिकली स्लोड स्पीड से काम कर रहे हैं, हमने कोई टाइम ऐसा नहीं है कि खाली कुछ एक टाइम निकाल रहे थे। अभी एफिशिएंसी का मतलब ये नहीं होता, एफिशिएंसी का ये मतलब होता है कि हमने स्लो स्पीड से काम किया, काम कर रहे थे, प्रोडक्टिव थे वर्कर्स उन घंटों में, बट स्लो स्पीड से काम कर रहे थे। सो अब आप कैसे यूज करेंगे एफिशिएंसी रेशियो को? एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। तो एक्चुअल आवर्स आप कैसे पता कर रहे हैं? इट इज 36175. 36175. 28940 डिवाइडेड बाय 80% करके कितना बताया आपने मुझे? ये 36175. 36175। ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स आ गए। अब वेजेस को लेकर एक और लाइन पढ़िएगा। इन एडिशन नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज बजटेड एट 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स वर्क। कह रहे हैं ये जो है ना, ये प्रोडक्टिव आवर्स है, इसके अलावा नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम भी रहेगा। मतलब एक तरीके से
नॉन प्रोडक्टिव मतलब आइडल टाइम रहेगा, तो नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम कितना है, ऐड करना है इसमें। नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम मतलब ये तो आवर्स वेस्ट ही हो गए ना, एक तरीके से काम हुआ नहीं, नाम है नॉन प्रोडक्टिव। एंड इट इज 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स वर्क। प्रोडक्टिव आवर्स वर्क कितने हैं, 36175, ऐड करना प्लीज। And 7235. 7235. 7235, तो ये बन जाता है मेरे पास टोटल पेमेंट आवर्स। टोटल पेमेंट आवर्स कितना बन गया, 43410. 43410 टोटल पेमेंट आवर्स। ठीक है, तो एक बारी ना जरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में याद करना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ऐसे ही था ना, आवर्स पेड इज इक्वल टू आवर्स वर्क प्लस उधर था एबनॉर्मल आइडल टाइम, है ना, याद है ना आप लोगों को ये चीज। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आवर्स वर्क हमने निकाल लिया, क्योंकि कुछ एक नॉन प्रोडक्टिव टाइम भी था यानी कि आइडल टाइम था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अब नॉर्मल था या जो भी था, बट इन्होंने बोल दिया कि देयर इज सम आइडल टाइम इन एडिशन टू दी आवर्स वर्क, मतलब उन घंटों की भी, इन घंटों की भी पेमेंट जाएगी। तो टोटल कितने घंटों की पेमेंट जा रही है, सिर्फ 36175 की नहीं जा रही है, टोटल 43410 की जा रही है पेमेंट। तो ये तो आ गए आज। क्वेश्चन है आपसे वेजेस बजट भी इन वैल्यू पूछा हुआ है, यानी कि आपको वेजेस कॉस्ट इन रुपी बतानी है। अब इसके लिए एक तो इन्फॉर्मेशन ये है कि वैसे लेबर आर पेड एट द रेट 25 पर आवर, तो यहां तक अगर बात होती ना तो हमने इंटू 25 पर आवर कर देना था, खत्म कर देते, बट नहीं, आगे का सेंटेंस भी है, पढ़ेंगे। Overtime premium is 50% and is payable if a worker works for more than 40 hours a week and there are 180 direct workers. तो इस क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ वर्कर फिक्स कर दिए कि 180 वर्कर्स ही है जी, इन्हीं से ही काम निकलवाना है। नॉर्मल वर्किंग आवर्स में काम नहीं निकलता तो ओवर टाइम करा लेंगे, ओवर टाइम की एक्स्ट्रा पेमेंट कर देंगे, बट है तुम्हारे पास 180 वर्कर्स ही। तो अब मुझे पता करना है नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर 180 वर्कर। एक वर्कर के पास नॉर्मल वर्किंग टाइम कितना है एक वीक का, जो कि जो हम काम कर रहे हैं, कितने वीक्स का कर रहे हैं हम काम, 4 वीक्स का काम कर रहे हैं ना, 5 weeks. 4 वीक्स का कर रहे हैं, एक वीक में 5 डेज है, बट वैसे हम 4 वीक्स का काम कर रहे हैं। एंड फॉर 180 वर्कर, तो ये कितना आ गया, 40 आवर्स पर वीक है, 28800. 28,800 आवर्स, यानी कि इन आवर्स की पेमेंट तो नॉर्मल रेट पर जाएगी और बाकी बन जाएंगे हमारे पास ओवर टाइम आवर्स। तो ओवर टाइम आवर्स कितने निकल कर आ गए, 14610. 14610। अब टोटल वेजेस देखिए, 28,800 आवर्स की पेमेंट तो नॉर्मल वेज रेट 25 पर आवर के हिसाब से चली जाएगी, एंड 14,610 की पेमेंट 50% एक्स्ट्रा प्रीमियम, मतलब 50% एक्स्ट्रा, तो इसको 150% से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जितना भी पर आवर आई थिंक 37.5 बनता है। वैसे एक घंटे की पेमेंट 25 है, बट ओवर टाइम में एक घंटे की पेमेंट 25 प्लस 50% यानी कि 37.5 बन जाती है। ये कितना आ रहा है आपके पास, बताना प्लीज। Ma'am, 1267875. ठीक है, ठीक है, इसी चीज को लिखने का एक और तरीका भी था। हम बोलेंगे कि टोटल 43410 आवर्स की पेमेंट तो 25 के हिसाब से जानी ही थी, और जो ओवर टाइम वाले आवर्स हैं उनकी एक्स्ट्रा जानी थी 50% प्रीमियम। ऐसे भी काम कर सकते थे कि उन 14610 आवर्स के लिए एक्स्ट्रा, जिसे एक्स्ट्रा को हम प्रीमियम नाम देते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम, जिन बच्चों ने लेबर चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको पता होगा ये इस चीज के बारे में, ओवर टाइम प्रीमियम इज 50%। तो एनीवे आ तो ये 1267875 ही रहा है।
तो एक बार अच्छे से देख लें कि पहले हम स्टैंडर्ड आवर्स पर आए, स्टैंडर्ड आवर्स से एक्चुअल आवर्स वर्कड पर आए, आवर्स वर्कड में हमने आइडल टाइम ऐड किया तो आवर्स पेड आ गए, आवर्स पेड में भी फिर आगे हमने देखा कि कितना हमारा नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे, कितने ओवर टाइम आवर्स थे, क्योंकि नॉर्मल आवर्स की पेमेंट अलग वेज रेट पर और ओवर टाइम आवर्स की पेमेंट अलग वेज रेट पर जा रही है। तो एक बार अच्छे से देख ले वेजेस बजट को। कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। मैम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बता दो। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किधर, प्रोडक्ट एंड मटेरियल दोनों? मैम मटेरियल। मटेरियल, मटेरियल में आपको बताया गया है क्लोजिंग स्टॉक 10 डेज कंजम्पशन एंड 6 डेज कंजम्पशन। देखिए आपने कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन तो पहले फाइंड आउट करी ही हुई है, ये रही 25,300 इज द टोटल कंजम्पशन, और ये बजटेड कंजम्पशन है बेसिकली, और बजट आपका कितने दिन का चल रहा है, 20 डेज का चल रहा है। तो आप बोलोगे कि क्लोजिंग स्टॉक रखना है इक्वल टू 10 डे कंजम्पशन, तो 20 डे कंजम्पशन है अगर 25,300, तो 10 डे कंजम्पशन कितनी बन जाएगी, 12,650। ऐसे ही दूसरे मटेरियल के लिए 6 डेज कंजम्पशन, तो 20 डेज कंजम्पशन है 35,720, तो 6 डेज कंजम्पशन कितनी है हमने वो फाइंड आउट कर दी। बताओ क्लियर हो गया वंशिका ये? यस। ओके ओके, और कोई डाउट? नहीं? ओके, बढ़ते हैं आगे। सीक्वेंस के हिसाब से नेक्स्ट ही क्वेश्चन हम टेकअप कर रहे हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। A light motor vehicle manufacturer has prepared sales budget for the next few months and the following draft figure are available। हमारे पास अक्टूबर से लेकर फरवरी तक नंबर ऑफ व्हीकल्स दे दिए। To manufacture a vehicle, a standard cost of 2,85,700 is incurred and sold through dealers at uniform selling price to customer. And dealers are paid 12.5% commission on selling price on the sale of vehicle. ठीक है? Apart from other material, 4 units of part X are required to manufacture a vehicle. वैसे तो एक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत मटेरियल्स लगता है, बट इस क्वेश्चन में आपको बात की गई है सिर्फ पार्ट एक्स के बारे में, कि एक यूनिट को बनाने में 4 यूनिट ऑफ पार्ट एक्स चाहिए। इट इज अ पॉलिसी ऑफ कंपनी टू होल्ड स्टॉक्स ऑफ पार्ट एक्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ टू कवर 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन एंड 4800 यूनिट्स ऑफ पार्ट एक्स आर इन स्टॉक एज ऑन 1 अक्टूबर। ठीक है? There are 950 number of completed vehicles are in stock as on 1 October. Completed vehicle मतलब final product. Final product का हमारे पास opening stock दे दिया अक्टूबर का, and it is policy to have stock at the end of each month to cover 20% of the next month sale. ठीक है? ये कुछ stocks कितना रखना है हर महीने वो बता दिया। Then you are required to prepare production budget in number फॉर मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। 4 महीनों के लिए हमको प्रोडक्शन बजट बताना है इन क्वांटिटी। तो प्रोडक्शन बजट तो आपको बनाना आता है। अब शुरू कर दे मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में प्रोडक्शन बजट। चार महीनों के लिए बनाना है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। सेल, सेल क्वांटिटी अक्टूबर की 4000, नवंबर की 3500, दिसंबर की 4500 और जनवरी की 6000। ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है? क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। टू कवर 20% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल, 20% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक,
आपके पास प्रोडक्शन क्वांटिटी आ जाएगी। हाँ जी, 20% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल, तो 3500 का 20% बताना प्लीज। 700, 700, 900, 900 1200 एंड and फेब्रुअरी 1300. 1300। अच्छा, क्वेश्चन में आपको अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक बताया हुआ है 950, ठीक है, और बाकी ओपनिंग स्टॉक के लिए क्या बोलेंगे? जो अक्टूबर का क्लोजिंग है वो नवंबर का ओपनिंग है, जो नवंबर का क्लोजिंग है वो दिसंबर का ओपनिंग है, और जो दिसंबर का क्लोजिंग है वो जनवरी का ओपनिंग है। तो आपके पास ये आंसर कितना कितना आ रहा है? 3750, हाँ जी, 3700. हाँ जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सभी को क्लियर है ये? Yes, ma'am. Yes, ठीक। ma'am. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 950 क्वेश्चन ना बताता तो क्या हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव था ओपनिंग स्टॉक रखने का? अगर 950 क्वेश्चन ना बताता तो क्या ओपनिंग स्टॉक मुझे अक्टूबर का पता करना था, कैसे पता करते? 4000 का 20%. हाँ जी, हाँ जी, फिर हम यही बोलते हैं कि जो अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक है मतलब सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक है, और सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? अक्टूबर की सेल्स का 20%, मतलब 4000 का 20% 800। तो ये काम तभी करना था, ये हरकत तभी करनी थी अगर ये 950 गायब होता। ये ना हो क्वेश्चन चीख चीख के ओपनिंग स्टॉक बता रहा है और आप तो बोल रहे हो जी नहीं हम तो अपने हिसाब से करेंगे। वैसा नहीं, वो काम आपको तभी करना है जब क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन गायब की थी, जैसे कल के क्वेश्चन में जो हमने लास्ट क्लास में टेकअप किया था उसमें गायब हुई थी। ठीक है, ठीक है, ये है आपके पास प्रोडक्शन बजट, पहली रिक्वायरमेंट हो चुकी है। अब नेक्स्ट, प्रिपेयर अ परचेज बजट फॉर पार्ट एक्स फॉर मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। सिर्फ 3 महीनों के लिए परचेज बजट बताना है जी। हमें पता है परचेज बजट कहाँ से निकल कर आता है? कंजम्पशन से, तो मतलब कंजम्पशन एंड परचेज बजट हमें बनाना है इकट्ठे। तो हमने किया काम कंजम्पशन एंड परचेज बजट का। तीन महीनों के लिए ही बनाना है ये, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। तो पहले तो मुझे पता करनी है कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन से ही परचेज निकल कर आता है, कंजम्पशन से ही परचेज निकल कर आता है। हाँ जी बताएं, कंजम्पशन कैसे आएगी? Production into number of हाँ, नंबर ऑफ पार्ट्स, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? 4. 4। एक व्हीकल को बनाने में 4 यूनिट्स ऑफ पार्ट एक्स लगते हैं। तो आपने लिखा प्रोडक्शन क्वांटिटी, फिर आपने लिखा कंजम्पशन ऑफ पार्ट एक्स। एक व्हीकल को बनाने में 4 यूनिट्स लगते हैं, तो 3750 के लिए कितना हो गया? 15,000. ठीक है, Ma'am, 15,000. हाँ जी, 19,200. ठीक है, कंजम्पशन आ गया। कंजम्पशन में ऐड होगा क्लोजिंग स्टॉक और माइनस होगा ओपनिंग स्टॉक। तो आपके पास आ जाएगा परचेज क्वांटिटी एंड दे हैड ओनली आस्क्ड फॉर परचेज बजट इन यूनिट्स। कॉस्ट भी कोई है, बस परचेज बजट। वैसे भी पार्ट एक्स की आई थिंक हमारे पास परचेज कॉस्ट है भी नहीं क्वेश्चन में, तो परचेज क्वांटिटी निकल के आने वाली है।
नाउ पार्ट एक्स का अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक 4800 गिवन है जी, और इन्होंने बोला कि स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ कितना रखते हैं टू कवर 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। देखिए ये लाइन क्या है, टू कवर 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन, ये मत कर देना इक्वल टू 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन, नहीं, 40% प्रोडक्शन का काम चल जाए, वो कवर हो जाए, बेसिकली इतना क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे ताकि अगले महीने की प्रोडक्शन 40% हमारी कवर हो जाए, यानी कि कंप्लीट हो जाए, उसको जितना पार्ट एक्स चाहिए उतना हमारे पास हो। क्लोजिंग स्टॉक इतना रखा जाएगा जितना अगले महीने की 40% प्रोडक्शन को चाहिए पार्ट एक्स, उतना ही रखा जाएगा। बेसिकली अगले महीने मुझे पार्ट एक्स कितना चाहिए, कितना चाहिए, 14800 चाहिए, तो 14800 का 40% यहाँ पर रखेंगे, कितना आ रहा है, 5920. 5920। ठीक है, ऐसे ही 19200 का 40%, 7680. 7680। एंड अब मेरे पास जनवरी में कितनी कंजम्पशन है, बेसिकली जनवरी की प्रोडक्शन है 6100, और जनवरी की कंजम्पशन हो गई इंटू 4, इसका 40%, बताएं कितना आ रहा है ये, 9760. 9760। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है कि अगले महीने की 40% प्रोडक्शन के लायक क्लोजिंग स्टॉक रखना है, कवर वर्ड है, ऐसा नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इक्वल टू लिख जाते हैं, वो पता है क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हमारे पास नवंबर में बन रहा है 3700, तो वो 40% ऑफ 3700 लिख देंगे कि ये 3700 क्या है, फिनिश्ड गुड की प्रोडक्शन है, और आप क्या रखना चाह रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पार्ट यानी कि मटेरियल। तो ये क्या लॉजिक बना कि मुझे रखना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल उतना जितना फिनिश गुड का 40%, ये कोई मतलब नहीं हुआ, 40% फिनिश गुड की प्रोडक्शन के लायक जो मटेरियल है वो क्लोजिंग स्टॉक रखना है। तो ना अब फिर स्टूडेंट्स लड़ने लग जाते हैं, लड़ने क्या लग जाते हैं, मैम यहाँ पे तो आप कवर कवर वर्ड बोल रहे हो ना, कि क्वेश्चन ने बराबर इक्वल नहीं बोला, उसने बोला कवर करनी है, ऐसे तो मैम यहाँ पे भी कवर वर्ड ही था, यहाँ पे भी तो कवर वर्ड ही था, ठीक है वहां पे कवर वर्ड ही था, फिनिश गुड्स में कवर वर्ड ही था, ये क्या है 3500 का आपने 20% किया था ना, 3500 है क्या, फिनिश गुड की सेल, और क्लोजिंग स्टॉक भी तो आप किसका निकाल रहे हो, फिनिश गुड का ही निकाल रहे हो, तो मतलब बात बन जाती है कि अगले महीने जितना बेचना है, अगले महीने की सेल जो है वो मेरी 20% से कवर हो जाए, इतना क्लोजिंग स्टॉक रखना है। तो ठीक है, फिनिश गुड का डेटा ही है, तो आप यहाँ पे 3500 इंटू 20% कर सकते थे, तो इस यहाँ पे कवर का मतलब इक्वल टू ही हो जाएगा, बट रॉ मटेरियल के केस में कवर का मतलब इक्वल टू मत कर देना, कि रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक रखना है इक्वल टू 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड, ये कोई सेंस नहीं बनी। कवर का मतलब है कि काम चल जाए उतना। ठीक है, ये टेस्ट में भी क्वेश्चन डाला जाता है, ये गलती होती होती है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। चलिए अब 5920 यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और 7680 यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, मुझे बता दें परचेज क्वांटिटी कितनी आ रही है। 16120. ठीक है, 10560. 10560, 10 ना ना 14800 है ना, 16560 हो रहा होगा, 10560. एक सेकेंड, ओके ये मैम, हाँ जी ठीक हो गया आरती, यस मैम. ठीक है, तो दिस वाज परचेज बजट इन क्वांटिटी। नाउ लास्ट रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर टू दिसंबर का ग्रॉस प्रॉफिट आपको बताना है। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल्स में से आपको फैक्ट्री कॉस्ट ही माइनस करनी है ना, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह जो भी, वो माइनस करना है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट।
आप चाहते हैं तो क्वार्टर, क्योंकि उन्होंने मंथ वाइज नहीं पूछा, तो आप चाहते हैं तो पूरे क्वार्टर का आप इकट्ठा बता सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं तो मंथ वाइज करके बता दें कि पहले नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड देन टोटल। जी मुझे बताएं, हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, सेल क्वांटिटी, क्वांटिटी टू बी सोल्ड, क्योंकि प्रॉफिट तो क्वांटिटी सोल्ड के हिसाब से निकलेगा ना। अक्टूबर में सेल क्वांटिटी कितनी है, 4000, नवंबर में 3500 और दिसंबर में 4500। टोटल, टोटल 12,000। 12,000। अब आपको लिखनी है सेल्स इन रूपी। ध्यान से देखिए, मैं वर्ड इधर यूज कर रही हूँ नेट सेल्स, बिकॉज हम किसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं एक मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर को रेवेन्यू कितना मिलता है, वैसे तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 395600, बट ये 395600 इनके हाथ में पूरा पूरा नहीं आ रहा। क्या है ना, ये मैन्युफैक्चरर है और इनके और कस्टमर के बीच में एक डीलर भी है, और डीलर जो है वो कमीशन लेता है 12.5% की ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 395600 पर 12.5% तो कमीशन डीलर ने रख लेना है, और बाकी का नेट जो है वो उसने मैन्युफैक्चरर को ट्रांसफर करना है। तो इसलिए सीधा मैंने नेट सेलिंग प्राइस ही ले लिया कि इनके हाथ में कितना पहुंचता है। नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेल्स इन रूपी। तो देखिए, ये मैंने 3-4 लाइनें छोड़कर नीचे लिख दिया कि नेट सेलिंग प्राइस पर व्हीकल है कितना। वैसे सेलिंग प्राइस था 395600, इसमें से माइनस कर दे 12.5% की कमीशन टू डीलर, तो मैन्युफैक्चरर के हाथ में एक व्हीकल का कितना आता है सेल, 346,150। 346150। तो मैन्युफैक्चरर को 4000 व्हीकल्स पर कितनी, ये इन लाख बता दो मुझे, काफी लंबी चौड़ी फिगर लग रही है। 13846 lakh। 13846 5767 एंड टोटल 4158। हाँ जी, माइनस फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी इन्होंने बोला ना, टू मैन्युफैक्चर अ व्हीकल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 285,700। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब वही फैक्ट्री कॉस्ट लिख दो, स्टैंडर्ड कॉस्ट ही चाहिए, बिकॉज एनीवे क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर बजटेड, हम बजट का काम ही कर रहे हैं ना, तो हमको तो स्टैंडर्ड ही पता होगा, हमको तो एस्टिमेट ही पता होगा, एक्चुअल तो इधर पता ही नहीं हमें है भी क्या। तो जो निकलेगा एनीवे बजटेड प्रॉफिट ही निकलेगा। तो पर व्हीकल है 285,700 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, क्योंकि अगर आप सेल लिख रहे हो क्वांटिटी सोल्ड की, तो इसमें से माइनस करोगे खर्चा भी क्वांटिटी सोल्ड का। वन 1428, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इन लैक्स, ये भी इन लैक्स ही आएगा। टू 418 9999 999.9। 9999.5। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, और 9999 5.75। चेक कर लीजिए स्क्रीन से वैल्यूज।
Yes, ma'am. 2720.25 नहीं आ रहा. 2720.25 ठीक है. चलिए आज हम इतनी सी डिस्कशन कर रहे हैं और आपको क्या होमवर्क असाइन कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 की ना रीडिंग लेना, क्वेश्चन नंबर 18 की, एंड इसमें आप सोच के आना नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी कि सेल्स बजट क्वेश्चन ने आपसे पूछा हुआ है और सेलिंग प्राइस भी क्या होगा ये आपसे पूछा गया है. और एक बार ही हमारे पास सेल्स बजट आ गया फिर तो स्टॉक्स वगैरह एडजस्ट करके प्रोडक्शन बजट या मटेरियल परचेज बजट ये काम तो हो ही जाएगा. एक बार इस रिक्वायरमेंट के बारे में सोच के आना, मैं प्रॉपरली डिस्कस करवाऊंगी इसको, बट आपने एक बार रीडिंग लेनी है क्वेश्चन नंबर 18 की और सोच के आना कि फिगर आउट करके आना कैसे वी कैन अराइव एट क्वांटिटी सोल्ड एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ठीक है. और मेरे पास इस टॉपिक में क्या क्वेश्चन रह गया है, 17 जो मुझे करवाना है, 16 जो मुझे करवाना है. ठीक है. और कोई होमवर्क नहीं है आज के लिए, इतना ही. थैंक यू सो मच. टाटा बाय बाय. कोई डाउट है? मैम एक्सक्यूज मी. जी 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 बताएं. मैम ये 15 क्वेश्चन जो सी पार्ट है ग्रॉस प्रॉफिट वाला, उसमें नेट सेल्स हम ऐसे क्या तो बता दो. देखिए इन्होंने बोला है ना कि वैसे सेलिंग प्राइस चार्ज किया जाता है. इन्होंने क्या बोला है कि वैसे व्हीकल को बनाने की कॉस्ट है, सोल्ड थ्रू डीलर्स है, एंड कस्टमर को सेलिंग प्राइस चार्ज किया जाता है इतना, एंड डीलर्स आर आल्सो पेड कमीशन ऑन सेलिंग प्राइस ऑन द सेल ऑफ अ व्हीकल. मतलब वैसे कस्टमर जो है वो डीलर के हाथ में पकड़ाएगा 395600. अच्छा, कंपनी ने डीलर को फिर उसके हिसाब से कमीशन भी देनी है. तो प्रैक्टिकली क्या होता है, डीलर अपनी कमीशन रिटेन रखता है जी और फिर बाकी की प्रोसीड कंपनी को वापस ट्रांसफर कर देता है. ऐसा नहीं है कि पहले डीलर 395600 पकड़ा देगा फिर बाद में कंपनी से फिर 12.5% ले लेगा. ऐसा नहीं है. डीलर अपनी कमीशन रिटेन रख के नेट प्रोसीड्स पहुंचाता है कंपनी को. तो हमने यहाँ पे वही बात कर ली कि अगर वैसे सेल है हमारे पास 395600 की, बट इसमें से कमीशन डीलर को देनी ही देनी है, तो कंपनी के हाथ में कभी भी पूरा पूरा 395600 तो आया नहीं, क्योंकि जैसे ही व्हीकल सेल हो गया कमीशन ड्यू हो जाती है. तो कमीशन काट के मैंने नेट सेलिंग प्राइस लिखा है कि कंपनी के हाथ में एक व्हीकल की सेल पर कितनी प्रोसीड नेट करके आती है कमीशन काट के जो बचती है. अगर आप चाहो तो पूरा पूरा सेलिंग प्राइस लिख लो. आपने पूरा लिख लिया कि सेलिंग प्राइस क्या है 395600 मल्टीप्लाई बाय वट एवर क्वांटिटी सोल्ड, और आपने फिर ये कॉस्ट तो माइनस करनी ही करनी थी, आपने कमीशन भी माइनस कर दी 12.5% की. 395600 मल्टीप्लाइड बाय 12.5%. वैसे शो कर दो, कमीशन की रो अलग से दिखा दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में, कोई दिक्कत नहीं है. ओके मैम.